नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी सियासी बिसात जो है वो बिछ चुकी है और सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने में जुट गई हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी जिस तरीके से केंद्रीय नेताओं के बलबूते पर यूपी को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी लगातार अपने हाथ आजमाइश कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी यूपी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसा माना जाता है कि केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और इस रास्ते पर कई सांसद मिल जाते हैं जो मंत्री बनने की जगह के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, तो वहीं विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी चल रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि 2022 में यूपी में सरकार बनाने की मूड में तो बीजेपी है ही, साथ ही कहीं ना कहीं 2022 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी अपनी राह आसान करती नजर आ रही है, क्योंकि यह वो किला है जो अगर फतेह कर लिया तो 2024 की राह जो है वो आसान हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों का रैला कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से सौगातें दी हैं, अगर 13 दिसंबर की बात कर ली जाए तो उन्होंने एक तरीके से काशी में डेरा डाल रखा था, अभी शाहजहांपुर में उन्होंने सौगातों की झड़ी लगा दी, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। साथ ही केंद्रीय नेताओं का जमावड़ा तो अंदेशा लगा रहा है कि 2022 के लिए भी कहीं ना कहीं अंदरूनी तैयारी चल रही है। तो वहीं यूपी चुनाव में कांग्रेस भी अपना दम दिखा रही है। हालांकि अगर रुझानों की बात की जाए तो मुख्य तौर पर बीजेपी और सपा ही मैदान में दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, 2024 पर कांग्रेस भी नजर बनाए हुए है। इसका अंदाजा साफ लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अब यूपी के चुनावी भवन में कूद चुके हैं, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालांकि कांग्रेस का यूपी चुनाव में तो वजूद कम दिख रहा है, लेकिन 2022 को लेकर किस तरीके से कांग्रेस तैयारियों में जुटा है उससे हम लगा सकते हैं। रायबरेली में प्रियंका गांधी की जो कल महिला शक्ति संवाद था, राहुल गांधी अमेठी में नजर आए थे और लगातार अभी कुछ दिनों पहले वो राजस्थान में भी रैली करके आए हैं, जहां पर उन्होंने हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी में एक अलग ही महत्व समझा दिया था। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राहुल आनंद हमारे साथ अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ कई मुद्दों पर जानकार सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। राहुल आनंद जी, सबसे पहले आपकी तरफ चलेंगे और जानेंगे जिस तरीके से ये 2022 में विधानसभा में चुनाव में पूरी तरीके से बीजेपी ने चुनावी बिसात बिछा रखी है, तो कहीं ना कहीं इसमें जिस तरीके से जो राष्ट्रीय नेता हैं, हम अमित शाह की बात कर लें या हम जेपी नड्डा की बात कर लें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर लें या नितिन गडकरी की बात कर लें या क्यों ना हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से यूपी चुनाव पर तो आप फोकस कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये 2024 की जो डगर है आपकी, जो केंद्र में सरकार बनाने की नजर है, क्या उस पर भी बीजेपी अभी चलती नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस बात को स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा केंद्र सरकार की जितनी भी परियोजनाएं उसके 90% परियोजनाएं पहले पायदान पे नजर आती हैं और अब तक जो उत्तर प्रदेश की जो उपेक्षा की गई थी उसको धरातल पे उतारकर जो वीर गति को प्राप्त किया जा रहा है, यही बेचैनी विपक्ष को है। थोड़ा आपका आवाज इको हो रहा है जी। हम अपनी पीसीआर टीम से लगातार कहते रहें कि आप जो टेक्निकल इशू है उसको दूर करें और तब तक सर्वेश्वर पाठक जी की ओर रुख कर लेते हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, जिस तरीके से 2022 पर तो नजर है ही बीजेपी की या कांग्रेस की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं ये 2024 की भी नजर आसान करते नजर आ रहे हैं। जो डगर पे चल रहे हैं वो ऐसा लगता है कि ये 2024 पर भी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूपी में रैलियों का रैला है और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार यूपी में कल जनशक्ति संवाद में जो इनकी रैली थी उसमें दिखे हैं। देखिए प्रियव्रत जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार एंड सबसे पहले ये बता दूं कि अभी
बीजेपी का मेन फोकस 2022 का चुनाव है, क्योंकि यूपी जो है उनके लिए बहुत ही बड़ा स्टेट है। आप हम सभी जानते हैं कि किसी भी लोकसभा चुनाव में यूपी जो जीतता है वही सेंटर में गवर्नमेंट बनाता है। बिल्कुल। और रही बात लोकसभा की, तो वो 2024 में होने वाले हैं, तब तक के समीकरण बहुत ही डिफरेंट होंगे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी जी की 5 साल की सरकार जो 2017 में बनी थी से लेके अभी तक जो भी विकास के काम हो रहे हैं उनको प्रमुखता से जनता के बीच में लाना या प्रचार प्रसार करना या नए नए शिलान्यास करना, नई परियोजनाओं को क्रियान्वयन करना, यह चुनावी मुद्दा आप कह सकते हो। लेकिन जो विकास की रफ्तार यूपी में है उससे कोई हम इनकार नहीं कर सकते। और रही बात लोकसभा चुनाव की, तो ये तो बहुत ही मतलब श्योर शॉट है कि जो यूपी जीतता वही सेंटर में बनाता है। तो उस पे तो नजर हर समय बीजेपी की रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने हमने देखा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी से 71 सीट बीजेपी को मिली थी और अपना दल उनके 2 सीट लिए थे। उसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पे अगर देखा जाए तो तमाम पॉलिटिकल पंडित और सब ओपिनियन पोल ये कह रहे थे बीजेपी यहाँ से 30 सीट ला पाएगी, 35 सीट ला पाएगी। लेकिन योगी जी ने उन सभी को धराशायी करते हुए बीजेपी को 80 में से 62 सीट दिलाए और अपना दल 2 सीट लेके आई। जो महागठबंधन बना था एसपी बीएसपी का, बुआ और भतीजा दोनों एक हुए थे, वो केवल 15 सीट पे सिमट गए। उसमें भी बिगेस्ट गेनर बुआ रही बीएसपी 10 सीट के साथ। तो अभी मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव बहुत दूर है। बीजेपी का प्राइम फोकस जो है वो आने वाला विधानसभा चुनाव है। प्रियव्रत जी, तो जितने भी परियोजनाएं हो रहे हैं, आप देखिए कि 5 साल पहले जो अखिलेश यादव का गवर्नमेंट था और अभी का, उस दोनों में कितना डिफरेंस है। राहुल आनंद की तरफ रुक कर लेते। राहुल जी, जिस तरीके से अब 2022 का विधानसभा चुनाव भी सर पर है और महंगाई भी चरम पर है, तो ऐसे में क्या नहीं लगता कि जिस तरीके से जो सरसों का तेल है वो 80-90 रुपए प्रति लीटर मिलता था, वो अब 170-80 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। ये कुछ ही महीनों पहले की बात है। तो क्या इससे आपके वोटरों पर फर्क पड़ेगा? हालांकि हम मिडिल क्लास लोगों की बात कर लेते हैं या मिडिल क्लास से जो नीचे आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। हालांकि रिच फैमिलीज पे तो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जो गांव में आबादी रहती है या जो गरीब आबादी है उस पर तो इसका जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन इससे आपके वोटरों पर भी फर्क पड़ सकता है। देखिए, अगर इसमें तकनीकी रूप से बात की जाए तो कोरोना को लेकर कुछ समस्याएं जरूर आई थी। उत्पादन क्षमता घटी थी, मांग बढ़ गए थे, जिसके वजह से 200 के ऊपर चले गए थे। लेकिन सरकार के संज्ञान में आने के बाद सरकार ने उस पर कंट्रोल किया और निश्चय ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जब 80-90 रुपए लीटर भी सरसों का तेल था। दूसरी बात यह है कि जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे गांव की जनता है, जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, वो सारे लोग आज के डेट में इतने अवगत और परिपूर्ण हो चुके हैं ज्ञान के द्वारा कि उनको भी पता है कि किस प्रकार की समस्या से हमारा देश और प्रदेश गुजर रहा था। और सरकार की महंगाई की जहां तक बात है तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कहीं दो राय नहीं है कि महंगाई नहीं बढ़ी थी, क्योंकि एक मिडिल क्लास से आने में मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन आप ये भी देखिए कि जो महंगाई बढ़ी थी उस लक्ष्य को किस प्रकार से कंट्रोल किया गया, धीरे धीरे नीचे लाया गया। और अभी की जो नहीं है, आप उत्तर प्रदेश को दीजिए, जो भी गैर भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ पे आप महंगाई के स्तर को देख लीजिए। जो हर वक्त हमारे लोग कहते हैं विपक्ष के कि पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाते हैं, उनके ही राज्यों में पेट्रोल डीजल की स्थिति सबसे बदतर है। और जब पंजाब के लोग जब हरियाणा में आकर जब तेल भराते थे तब सरकार ने संज्ञान लेकर उसको कम किया, वोट बैंक को नजर में रखते हुए। जीएसटी काउंसिल में जब लाने के लिए हमारी सरकार ने प्रस्ताव रखा तो कांग्रेस के लोग भी उस कमेटी के सदस्य हैं, उन लोगों ने भी विरोध किया। तो यहाँ पे साफ ये नजर आता है कि हर वक्त अपनी राजनीति वो देखते नहीं, देखिए पंजाब सरकार ने तो 10 रुपए पेट्रोल पे कम कर दिया ना, आपने तो सिर्फ 5 पे ही आप रह गए। तब किया जब वो दबाव बढ़ा,
जब उनको राजस्व की क्षति होने लगी और सामने इलेक्शन देखकर उनको नजर आया, तब उन्होंने किया। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं, मैंने पहले नहीं, सामने इलेक्शन देख के क्या मतलब, आपका मतलब जिस तरीके से यूपी में भी तो विधानसभा चुनाव है और तभी वहां पर भी मुद्दा ये गरमाया, तभी पंजाब सरकार ने तो 10 रुपए कम कर दिया, आपने तो सिर्फ 5 पर ही रखा। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी भी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, विपक्ष में एक अहम भूमिका निभाते हैं और जिस तरीके से इनके बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। हाँ, राहुल आनंद जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, भाजपा के बिहार प्रदेश के हमारे नेताजी, बिहार प्रदेश, तो मतलब इनको उत्तर प्रदेश में इनका बोलने वाला नहीं, इसलिए कि उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति होगा उसे सच्चाई पता है, उसे ये पता है कि उत्तर प्रदेश के हालात कानून व्यवस्था पर बहुत खराब है, कैसे बोले। तो ये एक और बड़े कानून व्यवस्था खराब वाले राज्य को बड़े गुंडे को बैठालते हैं भाजपा वाले। आप समझिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मतलब यही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है, यही उत्तर प्रदेश है जहाँ सराफा व्यापारियों को दिन दहाड़े 32 करोड़ की डकैती हो जाती है, यही उत्तर प्रदेश है जो आज क्राइम में, साइबर क्राइम में उत्तर पूरे भारतवर्ष में नंबर 1, महिला जो है, महिला के साथ छेड़खानी और महिलाओं के साथ अपराध में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1। अरे भाई, आप योगी जी की 3 योजना का नाम बता दीजिए जिन योगी को कर रहे हैं। राहुल आनंद जी को मेरा खुला चैलेंज है कि उत्तर प्रदेश सरकार की 3 योजनाओं का नाम बता दीजिए जिसको हमारे इस सरकार ने चालू, इनकी सरकार का 3 योजनाओं का नाम बता दीजिए, आपको खुला चैलेंज है। योगी जी खुद भाषण देते हैं जब विधानसभा में, तो अपनी उपलब्धि नहीं बताते हैं, वो भी मोदी की नाम बदलो स्कीम का नाम बताते हैं। नाम बदलो स्कीम में क्यों कह रहा हूँ प्रियव्रत जी, समझिए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार ने एक गारंटी दी पूरे भारत देश के लोगों को भोजन का अधिकार, जैसे हमने शिक्षा का अधिकार दिया था, सूचना का अधिकार दिया था, वैसे सरकार, यूपीए सरकार ने एक अधिकार और दे के गई थी। उस अधिकार का नाम था भोजन अधिकार। भोजन का अधिकार का मतलब ये है कि अगर आज आप अनाज दे रहे हैं, क्राइसिस से देश गुजर रहा है, तो ये जनता का राइट है, आप उसका अधिकार दे रहे हैं जो कांग्रेस ने दिया था, उसमें आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आज आप तेल की बात कर रहे थे राहुल आनंद जी, तेल की कीमतों को आप मैनेज करने के लिए कोटों में बंटवा रहे हैं, और वो भी पाम ऑयल, जो अडानी वाला पाम ऑयल आता है, जिसको खाने से 72 प्रकार की बीमारियां होती है, जिससे हमारे गांव के लोग अब तक बचे हुए थे, वह जहरीला तेल आप आज गांव के लोगों में बांट रहे हो। उस जहरीले तेल से कितना नुकसान होगा, कितने लोग बीमार होंगे। एक तरफ आप ऐड चलाते हो कि पाम तेल जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और एक तरफ आप वही पाम तेल कोटे में बंटवा रहे हैं। वह क्या नीति है, गरीबों को आप मारने की साजिश रच रहे हैं, ऐसी आपकी नीति है। ऐसी नीति नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश की जनता 2022 तो छोड़ी, 22 में तो आपको रिजेक्ट कर ही दी है। अब मोदी जी आज अपनी इमेज बचा रहे हैं। प्रियव्रत जी, आप भी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। आज जिस तरीके से हर एक वर्ग, चाहे वह जो है कर्मचारी वर्ग हो, वो धरने पर बैठा है, जो परीक्षार्थी है वो लाठी खा रहे हैं बेचारे, उनके आप सर फोड़ रहे हो, उनको हाथ तोड़कर विकलांग कर दे रहे हो ताकि वो जीवन भर नौकरी न पा पाए, ऐसी आपकी नीति है। आप और आ जाइए, किसान अभी तक धरने पर बैठे थे, और भी बहुत से इशूज उत्तर प्रदेश में जो छोटे छोटे जिलों में, आज भी आप जिलों पर जाएंगे तो हर जिले के मुख्यालय पर आपको किसान धरना करते हुए मिल जाएगा। आशा बैठी हुई है, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ते बैठी हुई है, संविदा कर्मचारी बैठे हुए हैं, कामगार लोग बैठे हुए हैं। 42 करोड़ कामगारों की संख्या है। आज उनको लुभाने के लिए आप उनका पंजीकरण करके 1000-2000 रुपए देकर अगर आप सोचते हैं कि वोट मिल जाएगा, तो नहीं, वो कतई नहीं भूलेंगे कि उनको जो है दिल्ली से, हरियाणा से, हैदराबाद से पैदल आना पड़ा, आप उनको टिकट नहीं दे पाए, आप उनको बस नहीं उपलब्ध करा पाए, और जिस तरीके से रास्ते में लगभग 1000 के ऊपर लोगों ने अपनी जान दी है, वो कतई उत्तर प्रदेश और देश नहीं भूलने वाला है। राहुल आनंद जी, आने वाले समय में जनता इसको वोट के माध्यम से आपको जवाब देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और 3 योजनाएं का नाम जरूर इनसे पूछ लीजिएगा जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई है। देखिए, संदीप त्रिपाठी जी ने तो आते ही आते बीजेपी पे जुबानी तीर छोड़ दिए हैं, और राहुल आनंद जी से जवाब ले लेते हैं। राहुल आनंद जी, जिस तरीके से यूपी में आपने उज्ज्वला योजना एक चलाई थी, जो अब फिलहाल गरीबों को गैस कनेक्शन दिए गए,
ठीक है, लेकिन अब उनके पास गैस भराने के पैसे नहीं है, सब्सिडी के नाम पर उनके खाते में 10 रुपए 20 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, और एक और योजना चलाई थी आपने, सौभाग्य योजना, उसके चलते बिजली बिल अब इतने आ रहे हैं, बिजली कनेक्शन दिए गए थे सौभाग्य योजना में, अब इतने बिजली बिल आ रहे हैं कि वो भर नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो क्या इन दोनों योजनाओं को बेस बना के आप लगते हैं कि 2022 की जो जंग है वो फतेह कर पाएंगे? देखिए, सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1,41,00,000 घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया गया था। नहीं, कनेक्शन तो दिए गए, लेकिन अब वो कनेक्शन कहीं ना कहीं बिजली का बिल जो नहीं भर पा रहे हैं उनको काटे जा रहे हैं। तो ये भी सरकार की नाकामी है राहुल आनंद जी। बता रहा हूँ जी, आपने बहुत जायज सवाल उठाया। हमने अपने मित्र से 3 सवाल उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का नाम पूछा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों स्कीमें हैं, राज्य सरकार की 3 स्कीमों का नाम इनसे पूछ लीजिए बस। नहीं, अब बोलने का मौका देते हैं राहुल आनंद जी। जी, अब मेरे प्रश्न का उत्तर, अब आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ जी। तो सौभाग्य योजना और उज्ज्वला योजना की जहां तक बात की जाती है, तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत में लगभग 4 करोड़ से ऊपर लोगों को सिलेंडर बांटे गए हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते, हमने उनको लकड़ी से दूर कर कर सीएनजी पे लाया। और मैं ये नहीं कहता, और मेरी पार्टी उनको हैं डीबीटी के माध्यम से अन्य योजनाओं के तहत अगर उनको अनाज हम देते हैं तो अनाज के जो पैसे उनको बचते हैं उससे वो सिलेंडर भरा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आज का परिवेश, नहीं, अनाज के पैसे देते हैं उससे हम सिलेंडर भरा सकते हैं, तो अनाज कहाँ से खाएंगे राहुल आनंद जी? गैस क्या खुली जलाएंगे? उस पे पकाएंगे क्या? हमारे पास जब राशन ही नहीं होगा, आप राशन के पैसे देंगे राशन खरीदने के लिए, और उससे हम गैस सिलेंडर भरा लेंगे, तो पकाएंगे क्या? मेरी आगे की बात को तो सुनिए। दूसरी बात मैं बता देता हूं कि हमने उनको सहयोग किया और डीबीटी के माध्यम से जो पैसे देते हैं और उनके रोजगार को भी बढ़ा है। आज के डेट में अगर देखेंगे परिवेश में, तो लोगों के रोजगार भी सृजन हुए हैं और रोजगार सृजन में लगभग 4.5 लाख युवाओं को नौकरी भी दी गई है। ये सरकारी आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 3.5 लाख युवाओं को संविदा पे नौकरी दी गई है। 82 लाख से अधिक MSMI यूनिट की स्थापना की गई है। ओडी योजना के तहत 8,875 करोड़ से अधिक का ऋण वितरण किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो रोजगार के जो अवसर सृजन किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आमदनी भी बढ़ी है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि जो लोग हम पे आरोप लगाते थे और बीजेपी को खास करके सांप्रदायिकता पे घेरा करते थे, तो मैं इस चीज से चलिए राहुल आनंद जी, मैं इस डिबेट को जरा सा खूंटे से बांध देता हूं। ठीक है, मैं अब अपने सहयोगी संदीप त्रिपाठी जी के पास चलता हूं, उनसे जानता हूं कि आखिर यूपी की जनता इन दोनों योजनाओं से कितनी खुश है। संदीप जी, आप जरा विश्लेषण के साथ बताएं कि यूपी में जो इन्होंने सौभाग्य योजना चलाई थी, उज्ज्वला योजना चलाई थी, उसका क्या कुछ धरातल पे क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? बहुत बढ़िया बात अभी आपने कही। हमारे मित्र को शायद पता नहीं है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के तहत मोदी जी का भाषण है। मोदी जी ने कहा कि 18,000 गांवों में आज तक लाइट नहीं पहुंची है। ये मोदी जी का लाल किले से भाषण है। और कितनी सरकार जो है निकम्मी सरकार थी कि 18,000 गांवों तक आज तक लाइट नहीं पहुंची। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि इस देश में 5,46,581 गाँव है जिस समय वो बोल रहे थे। तो मतलब सिर्फ 3% गाँव ऐसे थे जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ था। और उसको पहुंचाने के लिए आपने लक्ष्य कितना रखा? 1,000 दिन, मतलब लगभग 3 वर्ष, सॉरी लगभग जो बनेगा, हाँ लगभग 3 साल। और आपका एवरेज आएगा लगभग 4,000 समथिंग। और वहीं यूपीए सरकार का विद्युत विभाग के आप वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा, 12,000 गांव पर ईयर लाइट कांग्रेस ने पहुंचाई और आप 4,000 पहुंचाकर डंका पीटते हैं। तो ये आप गुमराह करने वाले लोग। अब आ जाते हैं कनेक्शन की बात करते हैं। एक्चुअली प्रियव्रत जी, आप गांव की सच्चाई ये जानते हैं कि सरकारों को पता था कि हमारा बिजली लॉस इतना होता है, ये पता था, उनको आंकड़े पते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ सरकारें जो है नैतिकता के आधार पर इस चीज की एक तरह से मान के चलिए जानबूझकर छूट दिया करती थी कि लोग कटिया मारकर लाइट जलाया करते थे गांव में, जिनको एक बल्ब की जरूरत होती थी या मोबाइल चार्ज की जरूरत होती थी। आपने क्या किया कि कहा कि कनेक्शन भैया हम फ्री दे रहे हैं, तो आपने जबरदस्ती लोगों के कनेक्शन कर दी, जबकि उनकी क्षमता विद्युत जो है उपभोग की जो सुविधा है उसका शुल्क देने की नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है। आज यही वजह है कि उनके ऊपर 22,000 रुपए बकाया पड़ा हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? लोगों को कर्ज में और डुबा रहे हैं। कांग्रेस की सोच क्या थी कि लोग को स्वावलंबी बनाइए और जो खुद सक्षम हो जाएंगे
तो उनको सब्सिडी की आवश्यकता नहीं रहेगी, न कटिया मारकर लाइट जलाने की आवश्यकता रह जाएगी। आपने क्या किया, व्यवसायीकरण की तरह, एक व्यवसायी की तरह, एक जैसे जियो सिम फ्री आई थी, जियो सिम तो बटी फ्री में, पहले उसका 199, फिर 299, फिर 599, आज 799। तो आप कारपोरेट की तरह सरकारें नहीं चलती। सरकारों को ये होना चाहिए कि उसके अंदर एक तरह से एक नैतिकता भी होनी चाहिए, उसमें जो है सहिष्णुता भी होनी चाहिए। ये सरकार अच्छी मानी जाती है। आप क्रूर सरकार व्यवसायी की तरह अगर व्यवहार करेंगे तो ये नहीं चलने वाला है। आप जो कनेक्शन देने की बात कर रहे हैं मित्र, बिल्कुल वहां पर लाइट पहले से जला करती थी, आपने सिर्फ ये किया कि उनका जबरदस्ती कनेक्शन कर दिया और वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं, और एक एक आदमी के 500 600 रुपए जो है बिल आ रहे हैं। जो 220 रुपए पर घर ग्रामीण घरेलू कनेक्शन था, बिजली बिल था, उसका आपने 440 कर दिया, और उसमें भी आपने क्या कर दिया, रख दिया मीटर। आज गरीब आदमी कहां से दे पाएगा? 27 रुपए पाएगा, वो बिजली बिल दे पाएगा, जिसके भोजन की व्यवस्था नहीं है। सही चीज है। आपके समय में 23 करोड़ लोग बेरोजगारी उसमें गरीबी रेखा के नीचे आपके आंकड़े के हिसाब से और चले गए। ऐसी दशा में वो बताइए बिजली बिल कैसे दे देंगे? चलिए ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी इन सवालों पर फिलहाल उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, जिस तरीके से यूपी अब किसी विदेश का पेरिस नजर आएगा, क्योंकि कोई फ्री में बिजली दे रहा है, कोई फ्री में पानी दे रहा है, और कोई फ्री में गैस सिलेंडर दे रहा है, या कोई तो सब कुछ दे रहा है फ्री में, ठीक है, तो क्या अब यूपी विदेश का पेरिस नजर आएगा 2022 विधानसभा चुनाव के बाद? देखिए, मैं फ्री में देना किसी को सही नहीं मानता हूं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी था कि स्वावलंबी बनाओ, लोगों को रोजगार सृजन करने के लिए अवसर दो, इसीलिए जनधन योजना के तहत अकाउंट खुलवाया और ये हुए। ठीक है, जो गरीबी रेखा से नीचे के स्तर के लोग हैं, उनको अगर आप फ्री दे रहे हो या सब्सिडी दे रहे हो क्योंकि उनको जरूरत है। कांग्रेस के 60 साल के शासनकाल में जो गरीब था वो और गरीब होता आया, क्योंकि आप हम सभी जानते हैं कि 70-72 साल पर हमारी आजादी के हो गए, लेकिन हर घर बिजली नहीं पहुंच पाई। तो जब योजनाएं संदीप जी जरा जवाब ले लेते हैं, फिर आप संदीप जी जरा जवाब ले लेते हैं, फिर आपसे भी बातचीत करेंगे। अभी चुपचाप सुनने की कोशिश करो, चुपचाप सुनने की क्षमता गरीब हो गए। आपको ये नहीं पता कि गरीब भोजन नहीं अरे घोटाले किए, लगाकर बैठे हो, उससे कहो कि जेल भेजे। 2 नाम बताओ कांग्रेस के लोगों को जिन्होंने सजा करा दी हो। पार्टी के जो युवराज है और महारानी, आपके पार्टी के जो होने वाले महाराजा है और जो महारानी जी हैं वो जेल से है, बोलने का अधिकार आपको नहीं है। जिस दिन वोट को लगेगा उस केस में होगी जरूर। सोनिया गांधी और राहुल गांधी 7 साल हो गए। 7 साल में 2 लोगों के नाम बताओ सजा करा दी हो। आपका सॉलिसिटर जनरल, आपका सीबीआई, आपकी ईडी, सब कुछ कभी माँ बनती है वो खुद बेल पे है, दूसरे की बात तो छोड़ो। मंत्री है वो, जो है मंत्री बना हुआ है पुलिस विभाग का, उसकी बात कर लीजिए। जो सामने दिख रहा है उसकी बात नहीं करोगे। अपने पंजाब में देख लो ना, मेरे को बोलने दीजिए। आपने बोला, मैं चुप था। अब मेरी मत दीजिए कि गांधी जी है के जो होने वाले युवराज जो कहे जाते हैं वो भी बेल पे है। इस सच्चाई से भागिए मत। 70 साल में जेल भेजो ना। 7 साल में रुकिए, राहुल आनंद जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। राहुल आनंद जी कुछ कहना चाहते हैं। राहुल आनंद जी, 2022 विधानसभा चुनाव सर पर है, और ऐसे में आखिर आपको जरूरत क्या पड़ी कि उज्ज्वला योजना में आपने गैस सिलेंडर फ्री में बांट दिए, बिजली कनेक्शन आपने फ्री में बांट दिए, ठीक है।
अगर आप यही योजना बनाते रोजगार की तो लोग बिजली कनेक्शन भी ले लेते, आपकी बिजली जो फ्री में जा रही है वो भी नहीं जाती और लोग सिलेंडर भी खरीद लेते। तो ऐसे में क्या कुछ बनाना चाहिए आपको? जनरेट नहीं कर सकता। आप ये मान के चलो, हर चीज के लिए एक योजनाबद्ध तरीका होता है और अगर कोई चीज खराब है तो उसको दुरुस्त करने में समय लगता है। सर रोजगार के लिए भी एक योजना होनी चाहिए ना। यूपी में बेरोजगारों की संख्या बहुत है ना, बेरोजगारी भत्ते पे बात करते हैं, 4 लाख रोजगार भी मिल रहे हैं। हैं। 2 साल के कोरोना में इंटरनेशनल लेवल पे बेरोजगार की संख्या बढ़ी है। आप बेरोजगारी कम हुई है। ये 20 करोड़ की जनसंख्या में 4 लाख का रोजगार क्या एक सूरज को दिया दिखाने जैसा है क्या? सूरज को दिया दिखाने जैसा नहीं है। जहां पहले एक लोगों को रोजगार मिलने के लिए ये मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था, 5 साल में अगर उन्होंने 4 लाख बोल रहा है कि हमने रोजगार दिए, 4 लाख मतलब 1 लाख एक साल नहीं हुआ। संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं आप क्या इस पर? पिछले 7 साल पहले ही यूपी रोजगार की जैसे बात कर रहे हैं, 10 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश सरकार के पास आज भी पद खाली पड़े हैं जो कि सृजित पद है। उसको ये चाहते तो भर सकते थे। राहुल आनंद जी से पूछ लेते हैं आखिर क्यों नहीं भरे इन्होंने पद? क्यों नहीं किया? नहीं, राहुल आनंद जी से पूछ लेते हैं। पहले थे कि नहीं थे? सर्वेश्वर पाठक जी आपको रोकना चाहेंगे? राहुल आनंद जी से पूछ लेते हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, मैं राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ भाई। पेपर बना दिया था, सोनिया गांधी जो कहती वही होता था। अरे शर्म कर लो, सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पे है और जिस दिन हुआ कोर्ट का फैसला आया दोनों जेल के अंदर मिलेंगे आपको। तो भाई सॉलिसिटर जनरल आपका है, सब सबूत कीजिए, सदस्य कि फ्री रहेंगे। फ्री में लेने कि आप लोग बना रहे थे 2G स्पेक्ट्रम में सारे लोग बरी हो गए, उस समय उस मंत्रियों को जेल दिया गया। बहुत ही सर्वेश्वर पाठक जी क्या मैं कुछ बोल लूं या आप ही डिबेट को फिर हैंडल कर लीजिए? संदीप त्रिपाठी जी 1 मिनट। अब जो 5 सालों ने जिन्होंने यूपी की सत्ता पर वो काबिज रहे उनसे भी आखिर जवाब ले लेते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस योजनाओं पर, या रोजगार सिर्फ बेरोजगार भत्ते के नाम पर या खाना पूर्ति होती रहेगी रोजगार के नाम पर? राहुल आनंद जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आपसे ही सवाल है मेरा। देखिए मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं जल्द ही अपने उत्तर को समापन कर लूंगा। सबसे पहली बात 2 मिनट आप पूरी बात रखिए, आपने आखिर 5 साल ले लिए हैं तो 2 मिनट भी हम भी दे देते हैं आपको। जी धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा जो कांग्रेस की सोच की बात हो रही थी, तो कांग्रेस की सोच ये है कि सिद्धू जब जाते हैं पाकिस्तान और कहते हैं कि इमरान खान हमारे बड़े भाई हैं और उनके बड़े भाई द्वारा आतंकवादियां भेजकर हमारे सैनिकों की शहादत दी जाती है। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी जब किसी सम्मेलन में जाते हैं वहां जाकर कहते हैं कि मंदिर में तो लोग छेड़खानी करने के लिए जाते हैं। ये जो इच्छाधारी, ये जो खाने गए थे वो नहीं याद है? संदीप जी 1 मिनट राहुल आनंद जी से बात चल रही है, आपको मौका दिया मैंने। उजागर हुआ है। आपने मुझे रोजगार पे कहा, मैं आपको रोजगार पे आंकड़े देता हूँ, क्योंकि जब हमने विकास किया है तो हमारा ये दायित्व बनता है आपके प्रश्न का उत्तर देने का। और मैं आंकड़े के साथ गिनाता हूं कि हमने रोजगार में क्या क्या दिया है। जो 4 लाख सरकारी नौकरियां जो दी है वो दी है, इसके अलावा क्या दिया है मैं वो बताता हूं। आपने एक प्रश्न किया था कि सूरज के सामने दिया दिखाने वाली बात, मैं उस पर थोड़ा स्पष्टीकरण करता हूं। 46 लाख किसानों के 36,000 करोड़ का ऋण माफ किया गया। 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, 3.5 लाख युवाओं को संविदा पे नौकरी। आंकड़ा जोड़िएगा कितना बढ़ गया। 82 लाख से अधिक नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना की गई। अगर एक एमएसएमई 5 लोगों को नौकरी देता है तो 82 लाख गुने 5 कर लीजिए। उसके बाद बिहार में लगी है, कहाँ लगी है? 8,000 अधिक का ऋण वितरण। नाम बताओ दो एमएसएमई का। झूठा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो बस। संदीप जी आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल राहुल आनंद जी ने हमसे 2 मिनट का समय मांगा था, वो अभी फिलहाल बकाया है, स्टॉप वॉच चल रही है। संदीप जी 1 मिनट, मानते हैं आपकी गुस्सा जायज है, आप विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन राहुल आनंद जी को बात रख लेने दीजिए अपनी। देखिए क्या है कि अगर हम शिष्टाचार वातावरण में अगर डिबेट करते हैं, पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, तो प्रश्न का उत्तर सुनना चाहिए। मैंने आपको आंकड़े दिए जिसमें मैंने अगर एक अच्छा वक्ता होना तो अच्छा सुनने वाला ही बनना चाहिए ना आपको।
मैं तो सुन ही रहा हूँ, मैं कहाँ कहीं बीच में बोलता हूँ। इसीलिए मैंने आपको मौका दिया बोलने का। आपने 2 मिनट मांगे थे, मैंने कहा आपने 5 साल ले लिए तो 2 मिनट और ले लीजिए। देखिए, मैंने जो अभी तक आपको आंकड़े दिए उसमें एक छूटा है, और 1.5 करोड़ से अधिक श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार दिया गया है। अन्य राज्यों में अपने प्रदेश में वापस आने वाले 40 लाख से अधिक श्रमिकों को, कामगारों को भी रोजगार प्रदान किया है। यही वजह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे आ गया है और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में निखरा है। तो ये जो काम करने वाले लोग हैं और नामदार लोग हैं, दोनों में यही फर्क है कि काम करने वाले लोगों ने कितना काम किया है। तभी आज हम आपसे स्पष्टीकरण और जवाबदेही अपनी तय कर आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। दूसरी बात कि जब हम रोजगार सृजन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी बेरोजगारी घटेगी। तो 2017 में 17.5% बेरोजगारी की रेट थी और 2021 में 4.1% है। तो ये भी बताता है कि रोजगार की जो अवसर थे वो बढ़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, इसका जवाब जरूर लेंगे हम संदीप त्रिपाठी से, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और फिलहाल मुद्दा अभी भी वही बना हुआ कि 2022 में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में वोटरों पर लुभावने वादों की जो बौछार है वो लगातार जारी है। और जो 5 साल बीजेपी को दिए यूपी की जनता ने, आखिर उस पर कितना खरी उतर पाई है बीजेपी। संदीप त्रिपाठी जी से फिलहाल अब हम जवाब ले लेते हैं कि आखिर जो राहुल आनंद जी ने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए थे ब्रेक से पहले, उस पर संदीप त्रिपाठी जी क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, इन्होंने बताया कि 82 लाख एमएसएमई उत्तर प्रदेश में लगी। मैं सिर्फ राहुल आनंद जी से जानना चाहता हूँ कि 82 लाख का आंकड़ा को मिला कहाँ से, वो आंकड़ा मैं भी देखना चाहता हूँ। बेरोजगारी का आंकड़ा पूरी सरकार ही नहीं जारी करती है। जो बेरोजगारी का आंकड़ा भी आपने दर बताई, वो आपको कहाँ से मिला वो हम भी जानना चाहते हैं। मतलब सरकार 3 साल से बेरोजगारी का आंकड़ा जारी ही नहीं कर रही है। राहुल आनंद जी नागपुर की कार्यालय से, शाखा से लेकर भाजपा कार्यालय से, कहां से 7 स्टार वाले कार्यालय से कहां से आंकड़ा लेकर आ रहे हैं, वो हम भी जानना चाहते हैं। रही बात आप गुमराह करने वाली बात, आज उत्तर प्रदेश की सच्चाई है कि सबसे ज्यादा देश में कहीं पर भी पलायन होता है या सबसे ज्यादा श्रमिक पूरे देश में कहीं पर या विदेशों में काम करते हैं तो उत्तर प्रदेश से करते हैं। ये मजबूरी क्यों बनी? मैं आपको राहुल जी, आप उत्तर प्रदेश के नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में 32 वर्षों से नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार जो है इस देश में, उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, तो इसी प्रदेश को कांग्रेस ने 40 इकोनॉमी जोन में बांटा था। एक इकोनॉमी जोन नोएडा है, जहां पर से हम लोग डिबेट कर रहे हैं, जहां पर चैनल का ऑफिस है, वो नोएडा कांग्रेस ने बसाया, नारायण दत्त तिवारी का बसाया हुआ है। नोएडा ऐसा जो आप देख रहे हैं ऐसा नहीं था, वो कांग्रेस की सोच थी, कांग्रेस ने बसाया। मथुरा, कानपुर, कतारिया, जौनपुर, नैनी, ऐसे करके उत्तर प्रदेश को 40 इकोनॉमी जोन में कांग्रेस ने बांट रखा था। मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस ने 169 चीनी मिली इसी उत्तर प्रदेश में लगाई थी, जिसको बेचने के लिए भाजपा के राजनाथ सिंह जी, कल्याण सिंह जी, मायावती जी, अखिलेश यादव के पिताजी, अब्बाजान कुछ भी कह लीजिए, भाजपा कहती है अब्बाजान, राहुल आनंद जी के शब्द होंगे, उनके पिताजी मुलायम सिंह जी, ये सब मिलकर बेचे, तब भी आज भी 59 चीनी मिल सरकार की बची हुई। हमने बनाया, आपने बेचा। आज आप कहते हैं कुशीनगर में आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, भाई लखनऊ का बना बनाया एयरपोर्ट आपने अडानी को क्यों दे दिया? अगर आपको बेचना ही है तो आप बना क्यों रहे हो? हमारा जनता के पैसों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? चलिए, करना बंद करिए। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश आज हर मामले में पिछड़ गया। 32 वर्षों से हमने जो नहरों का जाल बिछाया, जो कुछ भी किया, हमारा एक छोटा सा जिला है प्रतापगढ़, यहाँ पर ट्रैक्टर बना करता था और रसिया जो है एक्सपोर्ट हुआ करता था। आज उस जिले में आप एक भी कारखाना नहीं है। और 82 लाख की आप बात करते हैं एमएसएमई की, वो कहाँ स्थापित हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो जनता को गुमराह मत करिए राहुल जी। सच्चाई यह है कि जैसे आपका बिहार प्रदेश 15 साल से आपकी सरकार है और रोजगार के लिए दिल्ली और आपका युवा दूसरे प्रदेशों को देखता है, हमारे यहाँ भट्टे पे हमारे यहाँ मजदूर आया है आपके बिहार से, तो ऐसी आपकी नीति है। आपकी नीति डेवलपमेंट
डेवलपमेंट की है ही नहीं है। आप लोग बड़े बड़े सेठों महाजनों के कारिंदे हैं और उन्हीं कारिंदों की कारिंदीगिरी कर रहे हैं। चलिए संदीप जी, हमारे साथ राजनीतिक तो विश्लेषक संदीप जी आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी आखिर जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ ये दोनों राजनेताओं की आपने बातें सुनी और उसके बाद धरातल पर क्या स्थिति है कि आखिर जनता को क्या इन जो योजनाएं हैं जो कांग्रेस के सरकार में थी और जो बीजेपी की सरकार में बनाई गई और उनकी धरातल पर क्या कुछ स्थिति है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए प्रियव्रत जी, मैंने कांग्रेस के भाई को सुना, संदीप त्रिपाठी जी को सुना, उन्होंने जो भी आंकड़े दिए और उन्होंने अपने मुंह से बताया कि 32 वर्षों तक यूपी में कांग्रेस का शासन रहा। अगर 32 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, मैं एक सिंपल सा चीज पूछ रहा हूँ, तो 32 वर्षों में कांग्रेस ने यूपी के घर घर में लाइट क्यों नहीं पहुंचाया? जगह जगह जो इतनी रोड बन रही है, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था, आखिर उसको सुदृढ़ क्यों नहीं किया? आपके हाथ में सब कुछ था। पहले मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा आराम से। आपका जो अपना गढ़ था, अमेठी कहा जाता था, वहां से आपको युवराज को बुरी तरीके से हरा के बाहर भेज दिया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपकी स्थिति एक हो गई कि एक सीट जीत के आए। 2017 के चुनाव में आप सपा के साथ यूपी के लड़के कह के आए और कुछ भी नहीं कर पाए अखिलेश यादव के साथ। अगर कांग्रेस इतनी ही अच्छी योजना लेके आई, चाहे उन्होंने लोगों के लिए काम किया, तो आज कांग्रेस विलुप्त होने के कगार पे क्यों है? दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं अडानी अंबानी, अरे शुक्रगुजार होइए अडानी अंबानी का हम भारतीयों को, जो अपने देश के वो धनाढ्य लोग हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। अगर वो नहीं होते तो आप खुद ही इमेजिन करो कि कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट होते। बेशर्मी की तरह हंसना छोड़िए। हमारे देश के जो उद्यमी हैं, आप उनको गाली दोगे और बाहर के क्या इटली से उद्यमी लेके आओगे क्या? कोत्तारोची जो आया था बोफोर्स घोटाला, वो भूल गए थे क्या? अडानी अंबानी को आप गाली देते हो। अरे उन लोगों ने कितने भारतीयों को रोजगार दिया है, इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो? अपने देश के जो उद्यमी हैं उनको आप गालियां दोगे और फिर चाहोगे कि सरकार देश में रोजगार उत्पन्न करे। सरकार कितना रोजगार देश में उत्पन्न करती है? मैं कांग्रेस के संदीप तिवारी जी से पूछना चाह रहा हूं, पिछले 60 साल में कांग्रेस था, वो डेटा लेके आए और दे बताइए एएनबी चैनल के दर्शकों को। अगर ये प्राइवेट कंपनियां ना हो, टाटा हो, बिरला हो, पहले डालमिया भी था, डालमिया को इसी कांग्रेस ने बर्बाद किया। अब अडानी अंबानी और भी जितने स्टार्टअप्स आए हैं, आप उनको देखिए, वो कितना रोजगार सृजन कर रहे हैं। पिछले जो 7 सालों में मोदी गवर्नमेंट आई है, उसमें आप देखिए कितने नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए हैं इन स्टार्टअप्स के द्वारा। नहीं संदीप जी आपके पास भी आएंगे, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन सर्वेश्वर पाठक जी को अपनी बात कहने दीजिए। आखिर कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए हैं? आप अपने यहाँ के उद्यमी जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो उसको गाली देते हो, अडानी अंबानी। अरे कब तक इसका मामला करते रहोगे संदीप त्रिपाठी जी? उससे बाहर तो निकलो। दूसरी नई बात क्या अगर यूपी में बिजली का प्राइस हाइक है तो वो बीजेपी की सरकार को सोचना होगा, क्योंकि अगले 2 से 3 महीने में चुनाव होना है। अगर सचमुच में उन्होंने प्राइस जानबूझ के हाइक किया है तो या तो इस 2 महीनों के अंदर वो प्राइस को कम करे, नहीं तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चाहे उन्होंने जितना भी विकास किया हो, लेकिन जो आम आदमी, जो गरीब जनता होती है, उनको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। एक हाथ में उनको विकास भी चाहिए, दूसरे हाथ में उनको सब्सिडी का टुकड़ा भी चाहिए कि सरकार हमको भर भर के दे। तो ये सर्वेश्वर पाठक जी आपसे फिलहाल बातचीत जारी रहेगी, लेकिन राहुल आनंद जी काफी लंबे समय से आते दिख रहे हैं। कुछ योजना के अंतर्गत जो देने वाले नहीं है तो उनको या तो आप कम करो, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के प्राइस में रिड्यूस करो, अगर संभव है तो। दूसरी बात,
दूसरी बात, अगर पेट्रोल प्राइस की बात कर लें, हमारे राहुल भाई ने भी बोला कि यूपी में कम है, पंजाब ने बाद में किया। देखिए, बीजेपी शासित प्रदेशों ने जैसे ही घोषणा हुई सेंटर के द्वारा, उन्होंने कम कर दिया। इनके राजस्थान में देख लो, अभी भी 107 रुपए है, लेकिन उसमें भी अपवाद है। एमपी जो बीजेपी का है, वहां भी 107 रुपए पेट्रोल मिल रहा है। तो जहां अगर चुनाव नहीं है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, वहां उन्होंने कुछ नहीं सुझाव करना है। अरे अगर सेंटर ने दिया तो आप आम जनता को तो दो। पंजाब में देखो कितने दिनों के बाद, राजस्थान में तो अभी भी 107 रुपए पे अड़े हुए हैं। आप बीजेपी से अपनी तुलना कर रहे हो। छोड़ो एमपी में 107 रुपए, आप राजस्थान में घटा के देखो ना। आप राजस्थान के जयपुर में गए थे महंगाई के खिलाफ रैली करने, लेकिन 107 रुपए का पेट्रोल वहां दे रहे हो, तो उस रैली का क्या फायदा? बिल्कुल। चलिए, राहुल आनंद जी काफी लंबे समय से आतुर दिख रहे थे कुछ बोलने के लिए, उनसे सीधे पूछ लेते हैं कि आखिर क्या कुछ वो आंकड़े इस बार लेके आए हैं। देखिए, इसके कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूछा, त्रिपाठी जी ने, कि राहुल जी ये डाटा कहां से लेकर आए हैं। तो अगर ये पढ़े लिखे नजर आते हैं, अगर ये आंख बंद करके नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो मैं डायरेक्टर हूँ यार, मुझे बताओगे आप? आई ने डाटा उसी को गूगल में खोल लो और देख लो। 6% मिल जाएंगे आपको। दिल्ली को गूगल करके, दिल्ली को 45.6, पश्चिम बंगाल को 19.3, तमिलनाडु को 28.0, पंजाब में 8.8, केवल यूपी में 6.9% का बेरोजगारी रेट दिया है। ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पे ये डाटा है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट का मंत्रालय बताओ भाई, जहाँ आंकड़ा है किया है। हम ये नहीं कहते कि हमने न्यूनतम स्तर का मंत्रालय का आंकड़ा, कौन सी गवर्नमेंट का है, कौन से विभाग का आंकड़ा है? ये शासित प्रदेशों में निश्चय ही बेरोजगारी की दरें कम हुई है, और हमने जमने नहीं दिया है। यही विश्वास और आस्था के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे। आपने तो राम मंदिर में तो हल्फनामा दे दिया था सुप्रीम कोर्ट में, हमने उनको आवास आवंटित किया है राम जी को। CAA एनआरसी की जो बात करते हैं, विरोधी विश्वनाथ की बात कीजिएगा, अगर काशी विश्वनाथ की जो कायाकल्प की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई, हमने कुछ दोहरा चरित्र नहीं दिखाया। और जो लड़कियों की उम्र 18 से जब 21 की गई, आप ही के सहयोगी केरला में 18 से 16 कर दिया गया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी सत्ता में, और उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि एक मजहब के खुश करने के लिए उन्होंने 18 से 16 कर दिया। तो ये जो चरित्र है जो आप दिखाते हैं, ये बस समय समय पर राजनीतिक रोटी सेकने का जो काम करते हैं वो मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में इसीलिए कहा था कि इच्छाधारी हिंदू भाई बहन जिस स्टेट में जहां होता है चुनाव, उस स्टेट में वो भ्रमण करते हैं, और आज वही लोग हिंदू बन रहे हैं। तो मुझे गर्व है कि मैं सनातनी होने के नाते अपने कोई ढोंग नहीं करता हूं। जो सच्चाई है उसको बताता हूं, उसी को लेकर मैं जनता के बीच में जाता हूं, और जनता के आशीर्वाद का पुनः अपेक्षा रखता हूं कि हम दोबारा बहुमत से सरकार। चलिए राहुल आनंद जी, एक सवाल मेरा भी है। आपके यहाँ एक विभाग है अल्पसंख्यक विभाग, और उसमें मंत्री हैं मोहसिन रजा, उन पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद हमारे साथ बीजेपी से हैं, और संदीप त्रिपाठी कांग्रेस से हैं। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी जुड़ चुके हैं। राहुल आनंद जी, ब्रेक पर जाने से पहले कुछ आप बातचीत कर रहे थे हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी पर ढोंग की। तो मेरा सवाल फिलहाल आपसे एक है कि आपके यूपी में एक मंत्रालय है अल्पसंख्यक मंत्रालय, उसके मंत्री हैं मोहसिन रजा जी। तो कल उनका एक बयान सामने आया था कि मैं सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी हूँ, मैं सनातनी हूँ। तो क्या ये हिंदुत्ववादी की ये ढोंग नहीं है, या एक मुस्लिम सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी कैसे हो सकता है? या हम कह सकते हैं कि यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो क्या ये मुस्लिम वोटों को, अल्पसंख्यक वोटों को साधने की कोशिश कर रही बीजेपी? फिलहाल इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। देखिए, क्या है कि
मुस्लिम धर्म को लेकर हर वक्त विवादें छिड़ी रहती हैं। और लेकिन इस बार बीजेपी ने पहल की है। देखिए, हमने कभी भी धार्मिक प्रचार नहीं किया और किसी भी वोट बैंक के चलते हमने कोई अपने सोच में कोई विचार बदलाव नहीं किया, क्योंकि हम जो हैं वो हम दिखते हैं। बार बार लोग ये कहते हैं, इन्हीं के लोग, इन्हीं के मंत्री, पूर्व मंत्री कांग्रेस के लिखते हैं हिंदू को और हिंदुत्व को बोको हराम और आईएसआई से तुलना करते हैं। ये शुक्र मनाइए कि आप हिंदुस्तान में हैं और सनातन धर्म आपको सॉफ्ट धर्म होता है, इसलिए लोग इसके ऊपर उंगली उठाते हैं। मैं एक सर्वे का आपको दे रहा हूं एग्जांपल, जिसमें मेरे पास वो डाटा है, ये बुक में भी निकला है। इसमें मुस्लिम धर्म के बारे में बताया गया है कि जिन लोगों ने धर्म को छोड़ा है तो किस आधार पे छोड़ा है और क्यों छोड़ा है। जब ये कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अल्लाह रहम करता है, तो फिर ये अल्लाह क्यों जन्नत दिखाने के लिए दूसरों को गला काटने के लिए प्रेरित करता है। यही वजह है जिसके वजह से लोग मुस्लिम धर्म से धीरे धीरे कन्वर्ट कर हिंदू धर्म की तरफ आ रहे हैं। मैं और सनातन धर्म के अंदर एक सच्चाई है कि हम अपनी खूबसूरती से, धर्म की खूबसूरती से वातावरण में खुशियां बिखेरने का काम करते हैं, इसीलिए हमारे तरफ लोग आकर्षित होते हैं। और दूसरी बात, जो ट्रिपल तलाक में जो महिलाओं के साथ जो बबरता, महाराज अब सुन लीजिए, संदीप जी मौका दिया जाएगा, संदीप जी मौका दिया जाएगा। हमने उनको बदला, में वो कदम आगे बढ़े, महिलाओं का अत्याचार को रोका। और मुस्लिम धर्म में महिलाओं पे अत्याचार को हमेशा होता आया है, और ये मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट के आंकड़े भी बोलते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन आया है, तब से कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा करने का प्रयास जरूर किया गया, हमने ऐसी नहीं। लखीमपुर खीरी वाला क्या था फिर? दंगा नहीं था क्या था? लखीमपुर खीरी वाला क्या था? दंगा नहीं था क्या था? गाड़ियां चढ़ा दी गई, जाने चली गई। देखिए, जो सांप्रदायिकता रंग दी जाती थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो सांप्रदायिकता रंग दी जाती थी, खुद अखिलेश जी के शासन में 500 से ऊपर दंगे हुए थे। और आज वहां का मुस्लिम खुश है ये कहकर कि योगी जी के शासन में दंगा कम से कम नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान में बांटा नहीं गया, सबको एक कर एक पटरी पर लेकर चलने का प्रयास किया गया। और जो लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई थी, उसकी मैं कठोर निंदा करता हूं, लेकिन उसमें जो आरोपित थे, निंदा करते हैं तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर अभी भी वो मंत्री पद पर विराजमान है, बुलडोजर चल रहे हैं माफियाओं के घर पर और टेनी महाराज बैठे हुए हैं। उनके लड़के ने जो गलती की थी, उनके 120 मुजरिम है, सराफों के पीछे है। और टेनी जी को खास करके उनको भी संयम नहीं, वो तो संयम बरत रहे हैं। पत्रकारों से किस तरीके की अभद्रता कर रहे हैं, ये आपको नहीं दिख रहा है? संयम ये दिख रहा है उनका कितना संयम है। मैं माफी चाहूंगा आपसे कि अगर उनके मुख से जो बातें निकली थी, तो उस पर प्रतिक्रिया देते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इस पे जवाब भी पेश किया था मीडिया के सामने। तो अगर गलती घटी हुई है तो उस पर क्षमा भी मांगा गया है जी हमारे तरफ से। चलिए, अब सर्वेश्वर पाठक जी से जान लेते हैं कि 2022 में विधानसभा चुनाव है और यूपी में अब्बाजान कभी आ जाते हैं तो कभी कभी जिन्ना जिन्ना चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, तो अब इसमें संदीप जी मेरा सवाल फिलहाल सर्वेश्वर पाठक जी से, आपको ही बोलने का मौका दिया जाएगा। कभी अब्बा बोल चुके हैं, हमारा नंबर है। नहीं, आप ही बोल लीजिए अब। नहीं, अब आप ही बोल लीजिए। बोलने दीजिए उनको जी। हाँ जी, नहीं तो वो बिल्कुल मैं बैठा हूँ तो अपने अधिकारों के लिए अगर नहीं लड़ सकता तो बिल्कुल ये देखिए राहुल आनंद जी, अरे पाठक जी सुन लीजिए, पाठक जी सुन लीजिए, नहीं तो 1 घंटा क्षमता रखता हूँ, फिर 1 घंटा नहीं बोल पाएंगे आगे डिबेट में, फिर मिलेंगे हम लोग। अभी हमारे राहुल आनंद जी सनातन धर्म पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। राहुल आनंद जी से मेरा सिर्फ एक सवाल है कि जहां के सपोले भाजपा लोग निकलते हैं, भाजपा के सपोले जहां से पैदा होते हैं, उस नागपुर शाखा में कौन सी देवी देवता की पूजा होती है? एक देवी देवता का नाम बता दीजिए। किसी देवी देवता की पूजा होती है? आप सनातनी है ही नहीं है, आप लोग आर्य समाजी हैं, कैसी बात आप करते हैं? आप बताइए, आप देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, देवी देवता को मानते नहीं है, और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए दंगे और जो बात करते हैं कि दंगे नहीं हुए, दंगा करने वाले आप सरकार में हैं तो दंगा कैसे होगा? दंगा तो आप ही लोग करते थे ना, दंगा करते थे सरकार में, इसलिए दंगा नहीं हो रहा। जहां नहीं है छत्तीसगढ़ में, यहाँ से उत्तर प्रदेश से ले जाकर दंगा करा रहे हैं, तो दंगा करने वाले आप लोग हैं तो दंगा नहीं होगा।
अब आ जाइए, जो बात कर रहे थे अभी, आपने एक आंकड़ा दिया, वो हमने पूछा कौन से मंत्रालय का आंकड़ा है, आप नहीं बता पाए। आप क्या है कि लाते हैं विदेशी वेबसाइट का आंकड़ा लाकर प्रस्तुत करते हैं, जो कि यहाँ का किसी को पता नहीं होता। उस वेबसाइट को आप चलाते हैं, खूब लाइक करवाते हैं, और उसी का आंकड़ा गूगल पर देखकर आप खुद ही जाते हैं, ब्रेक होता है तो उठ के जाते हैं, गूगल करते हैं, फिर आकर बोलते हैं। तो राहुल आनंद जी, सच्चाई यह है, उत्तर प्रदेश का एक एक निवासी जानता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की क्या हाल है। उत्तर प्रदेश का युवा लाठी खा रहा है लखनऊ में, उसको पता है क्या स्थिति क्या है। आप बिहार के नहीं जानते हैं, मत जानिए, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश के युवाओं का हक मत छीनिए। आपको अच्छा है, रोजगार मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके यहाँ बल्ले बल्ले है, तो यहाँ बल्ले बल्ले नहीं है। हमारे पाठक जी ने कई सवाल किए थे। पाठक जी, हाँ नहीं पाठक जी, थोड़ा सा आप भी पर आ रहे हैं ना। आपने इतनी देर बोला, लगभग 4 मिनट, उसमें सिर्फ भाजपा के उसे आप एक सवाल पूछ पाए। मतलब केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, और सवाल आपने 7 सवाल कांग्रेस से पूछे और 1 सवाल भाजपा से पूछा। ये भाजपा में आपकी निष्ठा दिखाती है। जबकि राजनीतिक विश्लेषक या कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति या जनता का कर्तव्य होता है कि वो सरकार से सवाल पूछे। सबसे बड़ा विपक्ष अगर कोई होता है सरकार का, तो जनता होती है, पत्रकार होते हैं और राजनीतिक विश्लेषक होते हैं। आप कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि अच्छी होती तो आप अब तक 32 वर्ष क्यों ना आते। अरे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी इसी देश में चुनाव हार गए, अमेठी की आप बात करते हैं, उनसे अच्छा नेता तो मैं नहीं मानता हूं कि और कोई भाजपा में होगा, वो भी चुनाव हार गए हैं। और कितने बड़े बड़े नेताओं का नाम बताओ, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, इतने अच्छे नेता हैं, बिहार से चुनाव हार गए। क्या बात आप करेंगे? चुनाव जीतना और हारना अगर पैमाना होता, और इस बात का अगर आप पैमाना मानते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पर सवाल उठाने के पहले। आपके बाप दादाओं से लेकर आपके बड़े भाइयों ने अब तक कांग्रेस को अगर सत्ता दे रखी थी, तो फिर हमारे क्षेत्र पर सवाल उठाने को आपको अनुमति नहीं मिलती है। अगर इतने दिनों तक हमने शासन किया है, अगर आप इसी को आधार मानते हैं, तो हमारे में अच्छाई थी, तभी हमने इतने दिन शासन किया है। इस बात को आप मानिए। अगर आप इस तरफ पर चलते हैं, तो इस बात को मानिए, अन्यथा हर 5 साल के लिए लोकतंत्र में मौका मिलता है और उस आधार पर सवाल पूछे जाने चाहिए। आज जितना आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि देश की और उत्तर प्रदेश की जनता के हित में आप सरकार से सवाल पूछिए। उनसे पूछिए कि आपने अपने जो आपका मैनिफेस्टो था, उसमें आपने कहा था 2 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश में देने के लिए हर वर्ष, तो 10 लाख होते हैं, आपने आधा भी नहीं दिया, क्यों? आपने 400 रुपए गन्ने का मूल्य देने के लिए कहा था, नहीं दिया, क्यों? ऐसे सवाल होने चाहिए। हमारे राहुल आनंद जी ने मनरेगा को बताया कि 40 लाख रोजगार दिए। राहुल आनंद जी, ये मनरेगा वही है। मोदी जी का भाषण लोकसभा में सुन लीजिएगा, वो कहते हैं कि ये कांग्रेस की विफलताओं का प्रतीक है, इसे गाजे बाजे के साथ जिंदा रखेंगे। और ये कांग्रेस की विफलताओं का प्रतीक 40 लाख रोजगार देता है। जो विफलता का प्रतीक है वो 40 लाख उत्तर प्रदेश में रोजगार देता है, तो हमारी सफलता का जो प्रतीक होगा वो कितना रोजगार देता होगा, इस बात को आप समझिए। आपको समझ में आना चाहिए। संदीप जी, फिलहाल यहाँ पर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, और फिलहाल हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए थे, उन सभी का फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से राहुल आनंद जुड़े हुए थे, और संदीप त्रिपाठी जी जुड़े हुए थे, और फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी जुड़े हुए थे। और फिलहाल अभी भी हमारा सवाल यही बरकरार है कि 2022 में विधानसभा चुनाव हैं, और जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, वैसे ही राजनीति में कभी जिन्ना जिन्ना चिल्लाया जाता है, कभी अब्बा जान चिल्लाया जाता है, और इन सब की आवाजों के नीचे जो दब जाते हैं वो मुद्दे होते हैं महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार और बाकी जो जमीनी जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। तो फिलहाल 22 की डगर और 24 पर नजर पर। मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।